अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस नॉवल को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। बहुत देर बाद उसकी सवारियाँ नजरों के जवाब में जो कुछ सरदार गुल हाशिम ने कहा वो खानसादी शहरा के लिए किसी धमाके से कम नहीं था। उसके हाथों में मौजूद किताब लर्ज गई। खानसादी, तुम बिला मुबारका बहुत अच्छी हो, एक इंसान के आइडियल से भी बढ़कर हो। और सबसे प्लीज़ सरदार साईं अपने मतलब की बात करें, बात की हीरा फेरी हमें अच्छी नहीं लगती, उसने सख्ती से कहते हुए गुल हाशिम को रोक दिया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो बंधन हमारे दरमियान है वो किसी भी तरफ से खुशी और मोहब्बत से नहीं बांधा गया, क्योंकि तुमने अपने भाइयों की इज्जत और गैरत और अना बुलंद रखने के लिए एक अनदेखे शख्स को कबूल कर लिया, और मैंने अपनी बहन का घर उजड़ने के डर से एक अनचाही लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया। लफ्ज़ अनचाही पे उसने एक यकदम पलके उठाकर गुल हाशिम को देखा, यूँ जैसे कह रही हो कि सरदार साईं ये तुम्हारी ही ज़रूरत है कि मुझे इन अनचाही कह रहे हो, वरना मेरी ही अहमियत मेरे भाइयों से पूछो जो तुम्हें इस लफ्ज़ की सज़ा देने से भी गुरेज नहीं करेंगे। तुम भी मजबूर हो और मैं भी मजबूरी के तकाजे पूरे कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जियो और मैं अपनी मर्ज़ी से जीऊँ। गुल हाशिम बात तो कर रहा था लेकिन उलझ भी रहा था कि खानसादी शहरा के सामने अपना मतलब कैसे वाज़ह करे कि वो तलाक के बावजूद उसकी मदद भी कर दे। ये सब तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि अब आप इस अनचाही से क्या चाहते हैं। खानसादी, तुम चाहते हो कि अगर मैं तुम्हें तलाक दूंगा तो मेहरबानों का घर भी उजड़ जाएगा। वो मुस्तरब से लहजे में कहता सोफे से खड़ा हो गया। गोया आप चाहते हैं कि आपकी बहन का घर ना उजड़े और आपका दिल भी आबाद रहे। उसकी बात पर गुल हाशिम ने चौंक कर उसे देखा। हाँ सरदार साईं, मैं अनजान नहीं हूँ कि दिल में कोई और है, अगरचे आपके दिल में कोई और है, अगरचे मैं पहले रोज़ से ही ये जान गई थी, क्योंकि खानसादी शहरा को नज़रअंदाज किया किसी अंधे के लिए भी इतना आसान नहीं होता। यूँ तो तुमने तो इन्हें तो जैसा आपने किया, फिर भी मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। तो मेरे काबिल कोई और भी है, कोई क्या पूछ सकती हूँ जिसके सामने खानसादी शहरा की इस ज़ात की धज्जियाँ काबिल तवज्जो न हुई। उसके लहजे और अंदाज की तमक्कनत देख कर उमड़ के सामने आई थी। ऐसी कोई बात नहीं, मैं किसी को भी तुम्हारे काबिल नहीं ठहरा सकता। मैं तुम बहुत अच्छी हो। फ़र्क सिर्फ है कि वो मेरे दिल उसकी सिमत माइल है। मैं उससे बचपन से मोहब्बत करता हूँ, मैं शादी भी उसी से करना चाहता हूँ, लेकिन मेहरबानों की वजह से मुझे अपने दिल मारना पड़ा। गुल हाशिम ने तेज़ी से वजाहत दी, क्योंकि उसके चेहरे के तासरात बदल रहे थे। अब आप अपना दिल जिंदा करना चाहते हैं। उसके सवाल पे वो खामोश रहा तो वो उसके खामोश एतराफ़ को फ़ौरन जान गई। अंजाम सोचा है आपने? अंजाम से ही तो डर लगता है। खानसादी, प्लीज़ मेरी मदद सिर्फ तुम ही कर सकती हो, क्योंकि तुम्हें तलाक देने की सूरत में मेहरबानों का घर तबाह हो जाएगा, और तुम्हें तलाक ना देने की सूरत में मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, और मैं अपनी मोहब्बत हासिल नहीं कर पाया तो कभी किसी से मोहब्बत करने के काबिल नहीं रहूँगा। खानसादी, ये सच है कि मैं तुमसे मोहब्बत करने की कोशिश कर चुका हूँ, मगर कामयाब नहीं हो सका। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जज्बा बेदार नहीं हुआ। तुम्हारे होने और ना होने से मेरे जज्बात पे कोई असर नहीं होता, लेकिन अगर मेरी मोहब्बत मुझे ना मिली तो हर चीज़ पे असर होगा, बल्कि बहुत ज़्यादा होगा। वो इंतहाई शिद्दत से कहता उसके कंधों से उसे हाथ छोड़ चुका था। अब मुझे तलाक देना चाहते हैं, आप मुझे तलाक देना चाहते हैं, मैं आपको रोक भी नहीं सकती, लेकिन आप इतनी वजाहतें क्यों दे रहे हैं? क्या इसने कल गुल हाशिम की आंखों में देख कर कहा। क्योंकि मुझे तुम्हारे ताउन की ज़रूरत है। कैसा ताउन? तुम अपने भाइयों से कह देना कि तुम खुद मेरे साथ रहना नहीं चाहती, मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता। उसका अपना दिल आबाद करने के लिए अपने दिल की बर्बादी का तावन करें। उसके दिल से एक होक उठी और कुछ उसने अचानक ही अपना हथियार डाल दिया और हार मान ली। सरदार गुल हाशिम ने ठिठक के उसे देखा कि उसके चेहरे के तमाम तासरात मुबहम हो चुके थे, जिनसे वो कोई भी नतीजा अखज़ नहीं कर सकता था। नहीं, बस मुझे तुम्हारी इसी मदद की ज़रूरत है, और मैं अपने गुज़िश्ता तमाम रवैयों की माफ़ी मांगता हूँ। उसके अलावा तुम इस हवेली से जो चाहे लेकर जा सकती हो। सरदार साईं, इस हवेली से तुम्हारा दिल तो मैं ले नहीं सकी, और भला क्या लूँगी? दुख की लहर उसके दिमाग में उठ रही थी, लेकिन वो जाहिर नहीं करना चाहती थी, और इंतहाई आहिस्ती से उसके हाथ अपने कंधों से हटा दिए। लेकिन आपका मसला हल हो जाएगा, मैं आपको अपनी कैद से आज़ाद कर दूंगा। वो कह के कमरे से चली गई, और सरदार गुल हाशिम शर्मसार हुआ उठा। अब उसकी मोहब्बत उससे दूर नहीं थी। अरे मेरे जिगर का टुकड़ा आया है, मेहरबानों मेरा जिगर गोशा आया है। खानसादी शोहरा अपने हवेली में दाखिल हुई तो खानसादा फराज से उसे देखकर दूर से ही बाजुआ किए करीब आए थे। शहरे उनके सीने से
ان کے سینے سے لگ گئی۔ دو آنسو بہہ کر ان کی چادر میں گم ہو گئے۔ لالا سائیں اتنے دن ہو گئے آپ میری طرف نہیں آئے، میں انتظار کرتی رہی۔ وہ ان سے الگ ہوتے ہوئے بولی۔ اتنے میں بہرجائی مہربانو بھی قریب آ چکی تھی۔ ارے شہر آئی ہے، وہ بھی اسے دیکھ کر چہک اٹھی تھی۔ ان سے گلے مل کر وہ ان کا حال احوال پوچھنے لگی، لیکن بہرجائی مہربانو کی نظریں گل ہاشم کو تلاش کر رہی تھی۔ ہاشم نہیں آیا؟ انہوں نے پوچھا۔ آئے تھے، مجھے گیٹ تک چھوڑ کے چلے گئے، شاید کسی کام کی جلدی تھی۔ وہ نظریں چرا کر کہتی اندر آ گئی۔ سامنے ہی بڑی خانزادی اپنے تخت پر براجمان تھی۔ سلام اماں سائیں۔ قریب آ کر انہیں متوجہ کیا تو اچانک اسے سامنے دیکھ کر واری صدقے ہونے لگی اور وہ ان سے مل کر سیدھے اپنے کمرے میں آئی۔ دروازہ بند کر کے وہ بیڈ پر گرتے اس کی ضبط کے تمام بندر ٹوٹ کے وہ کل سے نڈھال ہو چکی تھی۔ آنسوں کا سیلاب اس کی پوری ہستی کو ڈبو رہا تھا۔ کتنی آسانی سے اس نے کہہ دیا کہ میں اس کے دل پہ بوجھ ہوں اور وہ مجھ سے محبت کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ میں انچاہی ہوں اس کی حویلی سے کچھ بھی لے کر جا سکتی ہوں، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس لیے میں اس سے اچھی نہیں لگی۔ میرے لیے اس کے دل میں کوئی بھی جذبہ بیدار نہیں ہو سکا۔ میرے ہونے نہ ہونے اس سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ مجبوری کے تقاضے پورے کر رہا تھا۔ اسے ہر چیز کی فکر تھی۔ اسے مہربانوں کا گھر اجڑنے کا خدشہ تھا، اسے اپنی زندگی تباہ ہونے کی فکر تھی، اور اسے میرے دل کی بربادی کا خیال کیوں نہیں آیا؟ اسے میری ہستی خاک میں ملانے سے خوف نہیں آیا؟ اسے میرے خیال بھی کرنا چاہیے تھا۔ اسے کسی اور کے دل کا خیال تھا، اسے اپنے دل کا خیال تھا، اسے میرے دل کا کیوں نہیں آیا؟ وہ تکیہ چہرے پر رکھے تڑپ تڑپ کے روتی اپنی ہچکیوں کو دبا رہی تھی، کیونکہ اگر اس کی ان ہچکیوں کی آواز سے اس کے بھائیوں تک پہنچ جاتی تو کھڑے کھڑے بھرجائی مہربانو اور سردار گل ہاشم کی سزا کے آرڈر جاری ہو جاتے، اور وہ ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے سب کچھ ہی اپنے چپ چاپ سہنا تھا، اپنے دل پر جبر کرنا تھا اور سردار گل ہاشم کے ساتھ تعاون کرنا تھا، اس کے دل کی دنیا بچانی تھی، چاہے اس کی کوشش میں اپنے دل کی دنیا ویران ہو جاتی۔ خانزادی شہر 5 بھائیوں کی اکلوتی اور لاڈلی بہن تھی۔ ابھی وہ 1 سال کی تھی جب باپ کے سائے سے محروم ہو گئی، لیکن اس کے بھائیوں نے اسے کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ وہ اپنی ماں سے بھی زیادہ اپنے بھائیوں کے پاس خوش رہتی تھی۔ انہوں نے اپنے اصولوں اور قبیلے سے بغاوت کر کے اسے پڑھنے کی اجازت دے دی، اور اسے شہر جانے سے پہلے اپنے بھائیوں سے عہد کیا کہ کبھی ان کی عزت پہ حرف نہیں آنے گی، ہمیشہ ان کا سر فخر سے بلند رکھے گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ انہیں کبھی کسی کی طرف سے شکایت نہیں ملی تھی۔ وہ اپنی بہن کو بیاہنے کے لیے بہت اونچے خواب دیکھتے تھے، مگر 2 سال پہلے قبیلے میں ہونے والے ایک جھگڑے نے ان کے خواب چکنا چور کر ڈالے تھے۔ خانزادہ فرساب اور خانزادہ وہاب سے 3 آدمی قتل ہو گئے تھے۔ معاملہ جدی پشتی دشمنی کا چلا رہا تھا، جب ہی دشمنوں کی نیت میں فوارے آ گئے تھے اور اس نیت کی خبر خانزادہ فرسیب کو پہنچ گئی تھی۔ وہ مر بھی جاتے تو اپنی بہن کو دشمنوں کے ہاتھوں میں نہیں سونپ سکتے تھے، لیکن پنچایت کے فیصلے کے مطابق وہ خون بہا دینے سے انکار نہیں کر سکتے تھے، اس لیے دن رات سوچنے کے بعد ایک خیال آیا اور وہ پرسکون ہو گئے۔ مہربانو اگر چھوٹی خانزادی کو تمہاری بھرجائی بنا دیں تو کیسا رہے گا؟ انہوں نے صوفے پہ بازو پھیلاتے ہوئے انتہائی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ مہربانو کا ہاتھ چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے تھم گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہم جو کہہ رہے ہیں تم سن چکے ہو، لیکن خانزائی یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہی ہوگا جیسے ہمارے اور تمہارا نکاح ہوا تھا۔ فرق اتنا ہوگا کہ ہم تمہیں دھوم دھام سے بیاہ کر لائے تھے اور تمہارا بھائی خاموشی سے چھوٹی خانزادی کو بیاہنے آئے گا۔ خانزائی پہلے گل ہاشم سے بات تو بس مہربانو، بس ہماری بہن کی شان میں گستاخی مت کرو۔ کیا تمہارے بھائی کے لیے خوش نصیبی نہیں ہوگی کہ خانزادی شہرہ اس کی زوجیت میں جائے گی؟ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر بیوی کو مزید بولنے سے ٹوک دیا۔ جی خانزائی، یہ تو آپ کا بچا کہہ رہے ہیں، لیکن میرا کہنے کا مطلب ہے صرف اتنا تھا کہ پہلے بات ہو جاتی، پھر دیکھو نیت وقت پرسوں پنچایت کا فیصلہ ہوگا۔ ہمارے پاس باتیں کرنے کا وقت ہرگز نہیں ہے، ہمیں صرف عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ صبح تم حویلی جاؤ، رات کو اپنے بھائی کو ساتھ لے آنا، نکاح کے ساتھ ہی رخصتی کر دیں گے۔ اگر خون بہا کے لیے خانزادی کے رشتے کی بات ہوئی تو ہم کہہ دیں گے۔ خانزادی کا نکاح سردار گل ہاشم سے تب ہی ہو گیا تھا جب ہماری شادی مہربانوں سے ہوئی تھی۔ انہوں نے سارا بوجھ مہربانوں کے کندھوں پر ڈال دیا۔ مہربانوں اندر ہی اندر لرز گئی۔ انہیں اندازہ تھا کہ گل ہاشم کا چکاؤ بڑے چچا کی بیٹی اور ارجمند کی طرف ہے، اس لیے وہ ہچکچا رہی تھیں، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ رات بھر وہ سوچتی رہی، اور صبح جب وہ حویلی میں داخل ہوئی تو گل ہاشم نے بہن کو دیکھ کر خوشی کا نعرہ بلند کیا۔ ہماری مہربانوں آپا آئی ہیں۔ وہ خوشی خوشی قریب آئے تھے، لیکن جب تھوڑی دیر بعد مہربانوں نے اپنا مدعا بیان کیا تو گل ہاشم کی ساری خوشی ہوا ہو گئی۔ وہ یکدم سے ان سے دور ہو گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں سچ کہہ رہی ہوں ہاشم، تم نے اس فیصلے سے انکار کر دیا تو خانزائی مجھے طلاق دے دیں گے، میرا گھر اجڑ جائے گا، میری زندگی برباد ہو جائے گی،
मेरे बच्चे मुझसे छिन जाएंगे। अल्लाह के लिए हाशिम, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मेहरबानो इस वक्त हकीकतन सख्त बेबसी के आलम में थी। वो 2 ही बहन भाई थे और अभी बहुत छोटे थे जब माँ बाप की दायमी जुदाई सहना से पड़ी थी, लेकिन उनके दादा ने उन्हें बहुत मोहब्बत और लाड प्यार से पाला पोसा था, बहुत तवज्जो से उनकी परवरिश की थी। मेहरबानो बड़ी तो होती इसलिए उनकी शादी के फ़र्ज से जल्द ही सबकदोश हो गए थे, लेकिन अब वो गुल हाशिम की दुल्हन लाने के ख्वाब से जा रही थी और अन करीब वो कोई रस्म करना चाहते थे। लेकिन आज मेहरबानों की इल्तिजा सुनकर परेशान हो उठे थे और उन्हें मेहरबानों की खातिर गुल हाशिम के सामने बोलना पड़ा था। हाशिम, इस वक्त तुम्हारी बहन तुम्हारे घर सवाली बन के आई है, इसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तुम्हारा इनकार उसकी ज़िंदगी में तूफ़ान ला सकता है, लेकिन दादा जान मेरा इकरार मेरी ज़िंदगी में तूफ़ान ले आएगा। मैं अपने दिल का क्या करूँगा? बेटा, तुम अपने दिल से लो तो लड़ सकते हो, लेकिन बहन के मुकद्दर से नहीं लड़ सकते। अगर उसे तलाक हो गई तो लोगों की ज़ुबानों को कैसे रोकोगे? वो दादा जान उसे तहम्मुल और सलीके से समझा रहे थे। अगर खानज़ादा अफ़रासियाब बहन के मुकद्दर से लड़ सकते हैं तो मैं भी लड़ सकता हूँ। मेरी बहन भी मुझ पे बोझ नहीं होगी। कुल हाशिम अपने दिल की दुनिया बचाने के लिए कोई भी जंग लड़ने को तैयार था। तुम्हारी बहन तुम पे कभी बोझ नहीं बन सकती, लेकिन तुम्हारी बहन की ममता तुम पे ज़रूर बोझ बन जाएगी। अपने बच्चे से बिछड़ कर वह कैसे सुख के नींद सो सकेगी? उन्होंने उसे हर ऊंच नींद से आगाह करना ज़रूरी समझा था और गुल हाशिम मजबूरी के इस चाल में जकड़ते हुए फड़फड़ाने लगा था, लेकिन वो उसके सिवा कुछ भी कर नहीं सकता था क्योंकि मामला नाजुक रिश्तों का था। उसे एहतियात डालना पड़ा, दिल को कुचलना पड़ा, अपने ख्वाब, अपनी ख्वाहिश, अपनी मोहब्बत को दफन करना पड़ा था और काफ़ी हद तक तरकीबी ज़ुबान का हिस्सा बन गई थी, जिससे उसने पहली रात ही खानसादी शहरा पे आजमाया था। तिगाह के बोल पड़ने के बाद ही न जाने कौन सी इल्हामी जज्बा था जो खानसादी शहरा के दिल पे नासिल हुआ और वो दूसरा सरदार गुल हाशिम की तरफ माइल होती गई। उसका दिल उसे पागल किए दे रहा था। वह सरदार गुल हाशिम की सिमत देखे बिना चुपचाप बैठी रही। थोड़ी देर बाद चंद लोगों की खुफिया मौजूदगी में उसकी रुखसती हुई, लेकिन गुल हाशिम के कमरे में आकर उसके दिल की धड़कनें ठहर गई क्योंकि उसकी तेवर खासे जारहाना थे। तुम्हारे भाई दरिंदगी के हद पार कर चुके हैं। पहले तो कत्ल करते हैं, फिर दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। वो एकदम फट पड़ा। उन्होंने जानबूझ के किसी के कत्ल नहीं किया, महज अपनी जान बचाने के लिए फायरिंग करना पड़ी, जिसकी ज़िद में वो लोग भी आ गए। अगर उनका इरादा कत्ल करने का हरगिज़ नहीं था, वो ना चाहते हुए भी बोल पड़ी थी। वो कत्ल करें या ना करें, लेकिन इंसान को ज़िंदा ज़रूर दफन कर देते। वो जहर उगल रहा था और खानजादी शहरा हैरत से आंखें फैलाए अपने शोहर के दिल में पलने वाली अपने भाइयों के लिए नफरत देख रही थी। किसे ज़िंदा दफन किया है उन्होंने? शायद तुम्हें। वो छुपा कर कहता अपने कुर्ते की बटन खोलता पास से गुजर कर ड्रेसिंग रूम में चला गया और वह दुल्हन बनी कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। एक तो सरदार गुल हाशिम के ख़ानदान वालों को बस अचानक इफ्तिदात की खबर में नहीं थी और दूसरी उसके चचा साईं की फैमिली नाराज़गी का इजहार करते हुए उसकी दुल्हन बनने देखने भी नहीं आए थे। आखिर उन्होंने अपनी बेटी के लिए उम्मीदें बांध रखी थी, जो आज टूट गई थी। इसलिए निकाह में शिरकत के लिए दादा चांद के साथ चचा साईं ही आ गए थे। वो कपड़े तब्दील करके वापस आए तो खानजादी शहरा को हनूस एक ही जगह खड़े देखकर ठहर गया और उसके सामने आ रुका था। ये बात भूल जाओ कि जो रात तुमने अपने भाइयों के दिलों पे किया, जो राज तुमने अपने भाइयों के दिल पर किया, वही राज तुम सरदार गुल हाशिम के दिल पर करोगे। तुम्हारा हुस्न, तुम्हारी तरीम, तुम्हारा ख़ानदान, तुम्हारी जायदाद मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, इसलिए कभी भी मुझसे किसी किस्म की तवक्का मत रखना। ड्रेसिंग रूम में वो है, तुम कपड़े बदल सकती हो। वो ड्रेसिंग रूम की सिमत इशारा करके बेड की सिमत पड़ गया और वह हैरत से गंग खड़ी देखती रहेगी। कभी कभी इंसान के हालात उसे अर्श से लाकर फर्श पर फटक देते हैं। ऐसा ही कुछ खानजादी शहरा के साथ हुआ था। वो भी सरदार गुल हाशिम को बिना मांगे मिली थी जब भी कदर खो बैठी थी, वरना खानसादों का इकलौता दामाद बनना कबीले के कई लोगों का ख्वाब था। वो लाइट बुझाकर ज़ीरो पावर बल्ब ऑन कर चुका था। खानजादी शहरा पर मुश्किल कदम उठाती ड्रेसिंग रूम तक गई थी और आज 2 साल बाद वो उसे तलाक देने का फैसला सुनाकर खानसादों की हवेली वापस छोड़ गया था और वो उन 2 सालों में कभी भी खानजादी शोहरा ने उसे अपने हकूक़ के खतरे में खड़ा नहीं पाया था, कभी उसकी सितमगरी की निशानदही नहीं की थी, कभी उसकी बेरुखी पे वावल्ला नहीं किया था। हमेशा चुपचाप उसका हर रवैया बर्दाश्त किया था, शायद इसलिए कि वो अपने भाइयों को अपनी वजह से परेशान नहीं करना चाहती थी, शायद इसलिए कि वो मेहरबानों की ज़िंदगी अज़ाब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था अगर वो खानज़दा अफराज साहब को सरदार गुल हाशिम के रवैये का भंग भी पड़ गया तो वो भरजाई मेहरबानों को जीना 2 भर कर देंगे। या फिर वो उसलिए चुप सादा हो गई कि उसे सरदार गुल हाशिम से मोहब्बत हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद वो अपना भी नहीं सकी कि वो उसे जुदा होने का हुक्म सुना चुका था और उसे अनचाही करार दे पाकर वो दी थी और वो उसी बात पर रोए जा रही थी कि वो 2 साल की रफ़ाकत और रियासत के बाद भी वो अनचाही ही रही थी। यही दुख उसे हिचकियों से ला रहा था, यही एहसास तकलीफ दे रहा था। वो कितनी आसानी से उसे छोड़कर चला गया था, यहाँ तक कि पलट कर देखना भी गवारा नहीं किया था और उसकी मनजमत हालत पे गौर भी नहीं कर सका था। खानज़ादी, मेरे कपड़े कहाँ हैं? वो वार्डरोब खोले खड़ा था, एकदम चीख उठा, लेकिन फिर इतने ही तेज़ी से लब फेंच के, खानज़ादी कमरे में तो है, तो क्या उसी
हवेली में भी नहीं थी। क्या बात है साईं? गुलासमा उसकी धाड़ सुन के भागी भागी आई थी। नहीं कुछ नहीं, वायस्की से कहता वार्डरोब के पट छोड़ के पीछे हट के अंदाज में अचानक शिकस्तगी उतर आई थी। वो मतवातर दो रोज़ से उसी तरह बेसाख्ती से उसे हज़ारों बार पुकार चुका था, कभी चाय के लिए, कभी दूध के लिए, कभी तौलिए के लिए और कभी कपड़ों के लिए, लेकिन उसकी हर पुकार पे फ़ौरन भाग कर आने वाली वो रोज़ से एक भी पुकार से नहीं आई थी। वो हमेशा से महज उसे नीचा दिखाने के लिए, अपनी कनीज़ साबित करने के लिए अपने काम से उसे करवाता था, उसी से करवाता था, चाहे सिर्फ वॉस्कर्ट हैंगर में लटकानी होती, सारी जिम्मेदारी उसी पे थी। और वो इतना गुरूर रखने वाली, इतनी बड़ी लिखी होने के बावजूद उसके छोटे छोटे काम करने के लिए दौड़ी जाती थी, जिस पे कुल आशम को हैरत तो थी, लेकिन इजहार नहीं करता था। वो उसकी कनीज़ बनने में कोई आड़ नहीं समझती थी, क्योंकि वो उसका शौहर था और वो उसका शौहर का हकूक़ जानती थी। तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? दादा जान कमरे में दाखिल हुए तो उसे यूं ही पोछल अंदाज में बैठे देखकर कुफ्की से बोले, मैं नहीं जा रहा। आप चाचा साईं से कह दीजिएगा कि मुझे ज़रूरी काम है, कहीं जाना पड़ेगा। वो उस वक्त चाचा साईं की हवेली उनके छोटे बेटे से मिलने जा रहा था और कल ही अमेरिका से तालीम मुकम्मल करके लौटा था, लेकिन उनसे मिलने से ज़्यादा उसे अर्जुमंद की को देखने की खुशी हो रही थी। लेकिन अब वो खुशी न जाने उसे बोझलपन में कहाँ गुम गई थी। साहबजादे, मैं जाकर झूठ बोल लूँगा क्या? उठो, अभी थोड़ी देर तक आ जाते हैं। तुम्हारी चच्ची भी तुम्हारा पूछ रही हैं। दादा जान ने उसे ज़बरदस्ती साथ चलने के लिए तैयार कर लिया, लेकिन उसका मूड ठीक नहीं कर सकेगा। अपने कज़न से मिलकर सबके दरमियान बैठकर भी उसे परछाई सरमर्द की दूर नहीं हुई थी। क्या बात है, आप कुछ परेशान लगते हैं? अर्जुमंद उसे बाहर निकलते देखकर पीछे चली आई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो सर झुकाए खड़े पाँव के करीब रखे गमले को देखने लगा जो वीराने के अरूज पे था। उसकी आगोश कुछ पत्तों से भरी हुई थी और उन पत्तों में हवा की सरसराहट से इस्तराब बर्पा हो रहा था, बिल्कुल ऐसा इस्तराब जैसा सरदार कुल हाशिम की ज़ात में फैल रहा था, जिसे वो खुद समझने से कासिर था। आप कुछ छुपा रहे हैं शायद। कहना ना कहा ना, कोई बात नहीं। वो एकदम गुस्से से चीख पड़ा और अर्जुमंद की सिमट लिपना पलटा। उसे अपने लहजे और अंदाज की संगीनी का एहसास हुआ। आई एम सॉरी खानसादी, आई एम रियली सॉरी। यूँ ही गुस्से में बस प्लीज़ बस करें। उससे ज़्यादा परेशानी का सबूत और क्या होगा? आप मुझे खानसादी कह रहे हैं क्या? खानसादी इतनी ही सर पर सवार हो गई है। अर्जुमंद का काटदार लहजा सरदार गुल हाशिम को और भी बेबस कर गया। अपनी बेसाख्ती और बेखुदी में वो उसे खानसादी के नाम से मुखातिब कर बैठा था। प्लीज़ अर्जुमंद, आई एम सॉरी, मेरी तबीयत इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या कह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे खुद इल्म नहीं। तुम माइंड मत करो और मेरा ख्याल है मुझे इस वक्त घर चलना चाहिए। वो कनपट्टी मसलता हुआ कह रहा था। थोड़ी देर बाद वहाँ से लौट आया, लेकिन हवेली में जगह जगह उसका अक्स दिखाई दे रहा था। वो मज़ीद पागल होने लगा, सिगरेट फूंकने लगा। उससे सिगरेटों के ढेर लगा दिए, लेकिन खासदी शहरिया की कमी को भूल नहीं पा रहा था और उसे भूलने की कोशिश में निढाल होने लगा था। दिमाग सोचो कि अलगार से शल हो गया था। दादा जान बारहा खानसादी शहरा की गैर मौजूदगी के बारे में इस्तफसार कर चुके थे, लेकिन कल हाशिम उनके सामने असल बात नहीं बता रहा था कि खानसादी शहरा हमेशा के लिए जा चुके हैं और वो उसे तलाक देने का सोच रहा है। अगर वो इस बात से बाखबर हो चाहती तो यकीनन गुल हाशिम को सख्त सुनना पड़ते। इसलिए वो इंतज़ार कर रहा था कि शायद खानसादी शहरा की तरफ से कोई पेशरफ्त हो। वो तो यहाँ से जाकर बिल्कुल ही लातल्लुक हो गई थी। गुल हाशिम से आइंदा का लाही अमल भी दरियाफ्त नहीं किया था। साईं बीबी का फ़ोन है। वो अभी सोचों में गुम बैठा था कि जब मुलाजमा कार्डलेस हाथ में लिए करीब आ गई और गुल हाशिम ने बेताबी से रिसीवर थामा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाशिम, कैसे कहाँ हो तुम? होते हो मेहरबानो, आपा ने छूटते ही इस्तफसार किया। घर पे ही होता हूँ। आप सुनाएं। मैं क्या सुनाऊँ कि गीत शहरा इतने दिनों से आई हुई है, तुम ना मिलने आए हो ना ही फ़ोन किया। कोई झगड़ा हो तो नहीं हुआ तुम दोनों के दरमियान? उनके लहजे में तशवीश थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो इस वक्त कहाँ है? बेसाख्ता वो पूछ बैठा और मेहरबानो आपा ने शहरा को बुलाकर फ़ोन उसे थमा दे। कैसी हो? वो दूसरी तरफ उसकी हेलो की आवाज़ सुनकर गुल हाशिम के दिल में अजीब सा एहसास पैदा हुआ था। वो उलझ सा गया। ठीक हूँ मुख्तसर कहते हुए वो खामोश हो गई। गुल हाशिम उस बोलती खामोशी से दिल ही दिल में जंग करने पर मजबूर हो गया। आई एम सॉरी, वो ऐसी से बोली। सॉरी फॉर वॉट? वो नासम जी से पूछ रहा था। मैं अभी तक लाला साईं से बात नहीं कर सके। इनफैक्ट आजकल घर में अरबाब लाला की शादी की तैयारियां हो रही हैं। अगर मैंने अपना मसला कह दिया तो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा अगर आप माइंड ना करें तो अरबाब लाला की शादी के बाद बात कर लूँ। तो इंतहाई मध्यम लहजे में बात कर रही थी। हूँ ठीक है, जैसा तुम मुनासिब समझो। मैं फ़ोन बंद करूँ? वो यकीनन बात करने से कतराती रही। एज यू विश, वो गहरी सांस खारिज करते हुए बोला और खानसादी शहरा ने अल्लाह हाफिज़ कहकर फ़ोन राब्ता मुनक़ता कर डाला था और रिसीवर को घूरता रह गया। क्या है? मैं खानसादी को आज़ाद करते करते खुद अजीब सी कैद का शिकार होता चाह रहा हूँ। उसे भूलने की कोशिश में उसकी बियाद को और न बिछोना बना लिया है। वो जो पहलू में रह कर भी मुझे दिखाई नहीं देती थी, अब मुतवातर पहलू के लिए अब एक गोशे में धड़कती हुई सुनाई देती है। उसे अपनी कनीज़ बनाते बनाते उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर उसका आदी हो चुका हूँ। मैं
मैं अधूरा हूँ उसके बगैर वो सोच सोच कर पागल होने लगा था। लेकिन अपने दिल में बेदार होने वाले उस पर बेनाम जज्बे और उस जानलेवा एहसास से दामन नहीं बचा रहा था। उसकी सोच, उसके ख्वाब उसके साथ जैसे उससे दूर हो गए थे। वो उसके एहसासात का मरकज़ बन गई थी। खान साई ने आपको हवेली बुलाया है आज 5 बजे। जेब से उतरकर करीब आने वाले ने उससे इतरा दी तो लम्हा भर के लिए सरदार गुल हाशिम ठटक गया। खैरियत तो है साईं, ये तो आप आकर ही पता चलेगा, हम क्या कहेंगे। मुलाजिम मुअद्दब अंदाज से खड़ा पैगाम पहुंचा रहा था, बैठो चाय पीनी पी कर जाना। उसने मुलाजिम को बैठने का इशारा किया। गुस्ताखी माफ़ साईं, मुझे इस वक्त कहीं और भी काम से जाना है, आप मुझे इजाज़त दें। वो सीने पर हाथ रख कर झुका। गुल हाशिम ने सर हिलाकर उसे जाने की इजाज़त दी और अपनी मजबूती कलाई पे बंदी घड़ी देखी। अभी दिन के 12 बज रहे थे और अभी पूरे 5 घंटे इंतज़ार का सामना करना था। कहीं उसने पहली ही बात तो नहीं कर डाली। शहरा की तरह से खदशा हुआ और मतवातर 5 घंटे और अजीब अजीब खदशों और वहमों का शिकार रहा था। बड़ी मुश्किलों से शाम के 5 बजे तक हवेली पहुंचा था। वहां उसका इस्तकबाल काफ़ी खुशदिली से किया गया था। क्या हाल चाल है सरदार साहब, बड़े मसरूफ़ होते हो। खानज़ादा अफर साहब अपने साले और बहनों से काफ़ी अपनाई से मुखातिब थे। आप जानते हैं कि ख़ानदान और ज़मीनों के बिखेड़ों में पड़ के इंसान फारिग कब रह सकता है। वो भी बेहद संजीदगी और मताने से जवाब दे रहा था। वो तो सब ठीक है, मर्द की मर्दानगी, उसके काम, उसकी मेहनत उससे ज़ाहिर होती है, लेकिन ऐसी भी क्या मसरूफ़ियत कि अपनी घर वाली की गैर खबर भी मालूम ना की हो आपने। गुल हाशिम उनकी बात पे चौंका, फिर संभल गया। घर वाली अपने मेके में ही है, इसलिए ज़्यादा परेशान होने वाली नहीं है। वो अपने भाइयों के घर में है सरदार साईं, फिर तो वो हर घर वाली अपने मेके में ही अच्छी लगती है। आखिर उसके भाई का घर जो होता है। उनका जवाब जो मायने रखता था गुल हाशिम अच्छी तरह समझ चुका था। बहरहाल हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि हम अरबाब की शादी तय कर चुके हैं। अभी तारीख तय करनी है। हमारे इकलौते दामाद, इसलिए तुमसे सलाह मशवरा करना था। सोच रहे हैं कि कल तारीख भी तय हो जाए। उन्होंने बात शुरू की तो गुल हाशिम भी बगौर सुनता रहा। बाकी 4 भाई भी वहीं मौजूद थे। सरदार साईं को बड़ी बेगम ने बुलाया और खान साई मिरासमा अंदर दाखिल हुई तो तब गुल हाशिम को मर्दाने से निकलकर हवेली के अंदर आना पड़ा। सलाम अम्मा सही। खानजादी शहरा की माँ को झुककर सलाम किया तो जवाबन उन्होंने उसके माथे पे बोसा दिया। जीते रहो आबाद रहो। वह दामाद को देखकर बहुत खुश हुई थी। काफ़ी देर हाल हवाल पूछती रही और वह न जाने क्यों पहलू बदलता लाशौरी तौर पर खानजादी शहरा की आमद का इंतजार कर रहा था। वो ऊपर है अपने कमरे में, उसे थोड़ी तुम्हारी आमद का इल्म नहीं शायद। मेहरबानो आपा ने आज किसी से इशारा किया। वो ठिठक गया। दिल बेख्तियार मचला कि उससे मिलने, उसे देखने, उसके कमरे में जाना चाहिए। और जहाँ इंसान का दिल मचल जाए वहाँ संभल जाना दुश्वार ही होता है। वो भी अपने कदमों को नहीं रोक सका। उन 2 सालों में पहली मर्तबा वो इतने दिन उसकी आंखों से ओझल हुई थी और इन 2 सालों में पहली मर्तबा उसके कमरे तक जा रहा था। पहले कभी ऐसी नौबत नहीं आई थी। दस्तक के जवाब में खामोशी ही मिली तो दरवाज़ा धकेलना पड़ा जो खुलता चला गया। अंदर कदम रखकर उसे अंदाज़ा हुआ कि वो किसी रियासत की मलका के ख्वाबगाह में आ गया हो, जहाँ हर चीज़ ख्वाबदीदा लग रही थी, जहाँ एक एक कदम उठाते हुए भी सोचना पड़ा था कि सब कुछ एक शांत तमकने से सजा हुआ था। लेकिन वो खुद न जाने कहाँ थी। वो मजबूत कदम उठाता उसके बेड तक आ गया। बाथरूम के धुंधले शीशों और धुंधले पर्दों से हल्की सी खुशबू फूट रही थी, जिससे उसे अंदाज़ा हो गया कि वो बाथरूम में ही तकरीबन 10 मिनट के इंतज़ार के बाद वो बालों से पतौलियाँ लपेटे बाहर निकली थी। वो उससे नहीं देख सकी, लेकिन गुल हाशिम उसे देखकर मबहूत रह गया था। शायद वो उससे उस नज़र से पहले एक बार देख रहा था और वो अपनी निगाहों का आसार उसके गिर्द से हटा नहीं सका। और खानसादी शहरा पर तपिश नज़रों की आंच महसूस करके एकदम पलटी थी। गुल हाशिम को सामने देकर बुरी तरह से पटा गई। आप यहाँ मेरे बेडरूम? क्यों, मैं तुम्हारे बेडरूम में नहीं आ सकता। वो उसके करीब आ गया जबकि शोहरा बुखला गई। वो उस वक़्त जदीद तराश खराश के लिबास में मलबूस था, लेकिन इस तरह इजाज़त के बगैर वो नामहसूस अंदाज से बालों पर लिपटा तौलिया अपने कंधों पर खींचा चुकी थी, जिसके नतीजे में इंतहाई घने सवेया बालों से गिर्द घटाओं की मानद भी करके उसकी पूरी कमर ढांप चुके थे। इजाज़त लेकर अजनबी कमरों में जाया करते हैं, जबकि ये कमरा तो वो बात अधूरी छोड़कर उसे करीब से बगौर देखने लगा। ये कमरा भी आपके लिए एक अजनबी लड़की का ही है। आपको यहाँ आने से पहले कम से कम अपने और मेरे ताल्लुक़ की नोएं सोच लेना चाहिए थी कि किस मोड़ पर पहुँच चुकी है। हो सकता है मैं सोच कर ही आया हूँ, उसने बेनियासी से कहते हुए उसके चेहरे से भीगी जुल्फ़ों को आहिस्तगी से पीछे हटाया। उसकी हर इस हरकत पर गुल हाशिम की उंगलियों की पोरें उसके रुखसारों पर से टकराईं तो खानज़ादी शोहरा को करंट खाकर पीछे हटी। प्लीज़ आप होश में तो हैं। वो अपने हाथों से छोटे तौलिए को दुपट्टे की तरह ओढ़ने की कोशिश कर रही थी। गुल हाशिम ने झटके से उसे अपने करीब कर लिया। मेरे होश छीन कर कह रही है कि मैं होश में तो हूँ, जानती हैं कि ऐसे जी रहा हूँ तुम्हारे बगैर। वो उसका भीगा चेहरा दोनों हाथों में पकड़कर अपनी ज़बत से
ज़बर से अपनी आवाज़ दबाकर बोला। शहरा ने चौंक कर उसकी आंखों में देखा, जहाँ इतने दिनों की बेकरारियाँ, बेताबियत, रद्द चके सब बहुत ज़्यादा तहरीर में रकम था। मैं जान कर क्या करूँगी सरदार साईं, वो उसकी गिरफ्त से निकलने लगी। तुम्हें जाना होगा खानसादी, क्योंकि मेरी हालत की जिम्मेदार तुम हो। मैं तुम्हें पागलों की तरह पुकारता हूँ, मैं तुम्हें दीवानों की तरह याद करता हूँ। मैं तुम्हारी चीज़ें छू कर तुम्हें महसूस करता हूँ। मैं रात भर तनहा बिस्तर पर सो नहीं पाता, सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्यों नहीं सो पाते? क्यों पुकारते हैं? क्यों याद करते हैं? क्यों जी रहे हैं मेरे बगैर इस हाल में? बकौल आपके मैं आपके लिए एक अनचाही लड़की हूँ। वो 2 साल अनचाही बनकर गुजार दिए, लेकिन फिर भी आपसे यही सुनने को मिला कि मेरे होने और ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए आपके दिल में कोई जज्बा में दार नहीं हो सका। मुझसे निकाह करते वक्त आपको अपना दिल मारना पड़ा था। आपने मुझसे मोहब्बत करने की कोशिश भी करके देख ली, लेकिन कामयाब नहीं हुई। तो फिर अब क्यों मुझे अपने हाल का सुना रहे हैं? वो तल्खी से कहते हुए उसकी गिरफ्त से दूर हो गई थी। अब इसलिए सुना रहा हूँ कि तुमसे दूर होकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि कभी कभी वो चीज़ भी हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम हो जाती है, जो हमें बिन मांगे मिल जाती है, जिसे बिन मांगे हमारी झोली में डाल देते हैं, लेकिन हम उसकी तो कदर नहीं करते। हमें एहसास नहीं होता कि वो चीज़ की ज़रूरत, किस चीज़ बहुत ज़रूरी है, जो अल्लाह ताला ने खुद ब खुद अनायत दी है। अगर वही चीज़ हम एड़ियाँ रगड़ कर मांगते और अलग से मांगते हमें वो चीज़ तो ना देता, तो तब एहसास होता है कि वो चीज़ क्या है। और इस हकीकत से ये ज़ाहिर होता है कि हम अल्लाह ताला की नवाज़िशों से मुंह मोड़ रहे हैं और उसके करम, उसके अनायत के शुक्रगुजार नहीं हैं, नाशुक्र हैं। वो काफ़ी मजबूत और पुरसकून अंदाज से बात कर रहा था। शहरा ने हिटक कर उसे देखा। ये बात आपको अब मालूम हुई कि हम बिन मांग के मिलने वाली चीज़ की कदर नहीं करते हो। बेड से अपना दुपट्टा उठाकर अपनी शानों पर फैला चुकी थी। हाँ, अब मालूम हुई। शायद तुम 10 साल और भी मेरे पास रहती, मेरी हर चीज़ का ख्याल रखती, मुलाजमों की तरह भाग कर काम करती, अपना आप मेरी खातिर हलकान कर देती। तब भी मुझे एहसास ना होता, क्योंकि वो जो चीज़ इंसान की दस्तरस में हो वो उसकी परवाह नहीं करता। जो चीज़ नज़रों के सामने हो उसे देखने के काबिल नहीं समझता, लेकिन जब वही चीज़ छिन जाए तो पता चलता है कि वो हमारे लिए क्या मुकाम, क्या अहमियत रखती है। मैं 2 साल तुम्हारी कदर नहीं जान सका, क्योंकि 2 साल तुम हर लम्हा हर घड़ी मेरे करीब रही, और लेकिन इन 2 हफ्तों में मेरी ज़िंदगी तुम्हारे बगैर इस कदर वीरान और बदसूरत हो गई है कि मुझे तुम्हारी कदर, तुम्हारी अहमियत का एहसास हो गया। और तुम जानते हो, एहसास मोहब्बत का दूसरा नाम है। इंसान को हमेशा उसी से मोहब्बत होती है जिसका एहसास होता है। बिना एहसास की मोहब्बत ही नहीं सकती। मुझे तुम्हारा एहसास तुम्हारी दूरी से हुआ है। उसने खानसादी शहरा के हाथ पकड़कर नरमी से अपने हाथ में दबाया। लेकिन मुझे आपके एहसास की कोई ज़रूरत नहीं। वह रुख मोड़कर अपने आंसू छुपाने की कोशिश करने लगी। क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत की भी ज़रूरत नहीं? गुल हाशिम ने उसका चेहरा अपने से बंद मोड़ा। प्लीज़ आप यहाँ से चले जाओ। मैं बहुत जल्द खुला के लिए कह दूँगी लाला साईं को। आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं खानसादी। मैं अपनी ज़िंदगी अपने आप से खुद जुदा नहीं कर सकता। तुम्हें कभी तलाक नहीं दे सकता। तुम मेरी ही रहना है। तुम्हें मेरा ही रहना है। क्यों? आपकी मोहब्बत वो कहाँ जाएगी? उसने तल्खी से कहा। मोहब्बत नहीं थी, शायद वो बचपन का साथ अनसियत थी, जिसे मैं मोहब्बत का नाम दे बैठा, क्योंकि अगर वो मोहब्बत होती तो मैं यूँ 2 साल इतनी आसानी से उसके बगैर कैसे गुजार सकता था। बल्कि मोहब्बत तो ये है जिसके बगैर 2 हफ्ते भी मुझे 2 सदियों का सफ़र लग रहे हैं। इन 2 हफ्तों में तुम्हें देखने की कितनी बेकरारी थी, कितना बेचैन था तुमसे मिलने के लिए, तुम कभी अंदाज़ा नहीं कर सकती। मैंने ये 15 दिन किस कदर गुजारे हैं, लेकिन मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती। वह सख्ती से बोले और गुल हाशिम मुस्कुरा दिया। खानसादी शहरा ने उसे उलझकर इस्तफामिया नज़रों से देखा। तुम्हारी मोहब्बत में पहले रोज़ ही तुम्हारी आंखों में देख चुका था। बड़ी बड़ी आंखों का यही तो फ़ायदा होता है, सब कुछ अयां कर देती है। उसने शहरा की खूबसूरत आंखों में झांक कर शरारत से कहा, शट अप, मुझे ऐसा मजाक पसंद है। वो चटक के कहती अपना हाथ छुड़ाकर दूर चलेगी। गुल हाशिम ने पहली बार उसका यूँ भरम अंदाज देखा था। वो गुस्से और आंसू को ज़ब्त करने की कोशिश में सुर्ख हो चुकी थी। वो उसे दिलचस्पी से देख रहा था, जो तेज़ी से हेयर ब्रश फेरती हुई अपने लंबे बाल संवार रही थी। यार अब माफ़ भी कर दो, मुझे तो मनाना भी नहीं आता। उसने आईने के सामने खड़ी शहरा के अकब से बाहों में भर लिया था और उसके बालों से उठने वाली मशहूर कुन खुशबू को अपनी सांसों में जज़ब करने लगा। घर चलो, तुम्हारी सारी नाराज़गी, सारी शिकायतें दूर कर दूँगा और आइंदा खुदाओं से भी तौबा कर लूँगा। और सरगोशी में कहता खानसादी शहरा को अपने हल्के में झगड़े उसे पागल करने के दर पर था। चुप क्यों हो? उसने दोबारा सरगोशी की, लेकिन कोई जवाब ना मिला। उसने आहिस्ती से बाजू हटाकर शोहरा को अपनी सिमत मोड़ दिया। उसका चेहरा आंसू से भीगा हुआ था। प्लीज़ खानसादी, इस तरह रोकर मुझे और ज़्यादा नदामत का एहसास मत दिलाओ। मैं अपनी गलती का इतराफ़ कर चुका, तुमसे माफ़ी भी मांग रहा हूँ। अगर तुम्हारा दिल मेरी तरफ से साफ़ नहीं हो रहा तो मुझे नहीं करना चाहती तो मत करो। मैं तुम पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। वो बात करते हुए बेहद संजीदा हो चुका था। चेहरे के तासुरात भी संजीदगी लिए हुए थे।
मैं तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता, मेरी ज़िंदगी तुमसे वाबस्ता है, लेकिन अगर तुम ऐसा करना नहीं चाहती तो तुम ऐसा चाहती हो नहीं चाहती, अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो मुझे बता देना, मैं तलाक के कागजात तैयार कर लूँगा। वो कहकर पलट गया, मगर शोहरा के ने बेख्तियार तड़प कर उसके करते को पकड़ लिया। तो अभी वो उसकी सिमत पलटा ही था कि वो धुआंधार हिचकियों से रोती बिलखती उसके सीने से लगी थी। गुल हाशिम की रूह तक शांत हो गई थी। उसे पता था वो 2 सालों का रुका हुआ सैलाब बहा रही है। इतने अरसे से जमा शुदा खबर निकाल रही है, और उस खबर के बाद ही सब कुछ वाज़ह हो सकता है। बहुत देर बाद वो उसके बाजों का एहसास महसूस करके चुप हो गई और पीछे हटना चाहा। उसने आशिकी से उसके बालों में अब हाथ फंसाया, वो सिमट गई। घर चले, उसने खानसती शोहरा को चेहरे ऊंचा करके कहा और उसे आशिकी से सारा बात पहला दिया। मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ, तैयार होकर आ जाओ। वो मुस्कुराता हुआ कमरे से निकल के खानसती शोहरा ने अपना चेहरा आईने में देखा, जो गुलाब की मानत खिल रहा था, जिससे पे मोहब्बत और चाहत की पहली पहली बहार का अक्स था। उसे एतराफ़ करना पड़ा कि जो काम करे कोई भी जज्बा नहीं कर सकता, वो काम एहसास का जज्बा कर सकता है। एहसास हर जज्बे पे हावी है। किसी से नफरत करते करते अगर हमें अपनी नफरत का एहसास हो जाए तो वो एहसास नफरत के जज्बे को भी मार देता है। तो ये था आज के नॉवल का एंड, जिसका नाम था बात है एहसास की, बाय नबीला अजीज़। कैसा लगा आप सबको ये नॉवल? कमेंट बॉक्स में अपनी राय कैसा जरूर कीजिएगा। जैसे अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया था, और तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब मेरा चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आप लोगों से मुलाकात होगी कल एक न्यू नॉवल के साथ। ये एक शॉर्ट नॉवल का था, आपके साथ मुलाकात होगी कल एक न्यू नॉवल के साथ। अल्लाह हाफिज़।